नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में चर्चा करेंगे बस्ती की खबर की, जहां एक पिता ने अपने रिश्ते को किया कलंकित। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां खेत से बरामद हुआ एक लड़की का शव। और अंत में चर्चा करेंगे मुरादाबाद की, जहां अवैध वसूली का चल रहा बड़ा खेल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बस्ती जिले के मुंडेरवा थाना क्षेत्र के गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक किशोरी ने अपने पिता और बड़े पिता समेत 2 अन्य लोगों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। कोर्ट के आदेश पर आरोपी पिता समेत 3 के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि 21 वर्षीय पीड़िता की मां और पिता झगड़े की वजह से अलग रहते हैं। बीते 24 दिसंबर 2022 को पीड़िता अपने पैतृक निवास पर दिन में करीब 2 से 3 बजे के बीच गई थी। आरोपी पिता से बातचीत के दौरान एक शख्स ने कहा कि घर के अंदर राशन रखा है, अपनी मां को दे देना। जब पीड़िता घर के दरवाजे के पास पहुंची तो उसको जबरन घर के अंदर धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर दिया। घर के अंदर 2 अन्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने लड़की को पकड़ लिया। पीड़िता का आरोप है कि जान से मारने की धमकी देकर चाकू की नोक पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म और अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म के दौरान उसके साथ मारपीट की गई है। उसके बाद जान से मारने की धमकी देकर घर से भगा दिया गया। धमकी दी गई कि अगर पुलिस में शिकायत करोगी तो जान से मार देंगे। मेरे साथ 24 दिसंबर 2022 को दोपहर 2 बजे एक बहुत ही दर्दनाक और गंभीर प्रकरण को अंजाम दिया गया। मुझे मेरे पिता जयचंद वर्मा, मेरे बड़े पिता प्रेमचंद वर्मा, वीनस जायसवाल और एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा षड्यंत्र करके मुझे अपने पैतृक घर, जो कि किठूरी मुंडेरा बाजार में स्थित है, वहाँ पर बुलाया गया। और जब मैं 24 दिसंबर 2022 को वहाँ पर पहुँची तो मैंने देखा कि पहले से ही वहाँ पर वीनस जायसवाल, प्रेमचंद वर्मा और जयचंद वर्मा मौजूद थे। वह एक अज्ञात व्यक्ति था जिसे मैं पहचान लूँगी, बट मुझे उसका नाम नहीं पता है। इसके बाद मुझे चाकू दिखा करके, डरा धमका करके मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया। उसके बाद मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया गया। जब मैं वहाँ से उठी तो मुझे बोला गया कि भाग जाओ यहाँ से, अन्यथा अगर दोबारा यहाँ पे आई तो तुम्हारी इससे भी बुरी हालत करेंगे और तुम्हारी हत्या करके ही भेजेंगे। वीनस जायसवाल, जो कि काफ़ी सातिर किस्म का इंसान है, वह मेरा खुद का कलयुगी पिता, जिसको मुझे पिता कहते हुए भी शर्म आ रही है। इस प्रकरण के बाद 24 तारीख की डेट में ही मैंने ट्वीट करके सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया, परंतु मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मैंने इसके लिए एक IGRS भी डाला था, जिसके प्रकरण में मुझे कोई भी मदद नहीं किया गया। हार के मुझे 156(3) न्यायालय में दाखिल करना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी कि फिर इस धरती पे किसी और बेटी के साथ कोई बाप इतनी दरिंदगी कर पाए। इस वजह से मैं अपने इंसाफ के लिए लड़ी। तकरीबन 7 महीने हो गए हादसे को। अब जाकर के मेरा मुकदमा न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ है, परंतु अभी भी वो सभी आरोपी जितने भी हैं वो सब सरेआम घूम रहे हैं। मैं न्यूज़ चैनल से ये दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे निवेदन को स्वीकार करके उन मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाएं। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि शारीरिक रूप से तो मेरे को इन लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा, और अब मैं मानसिक रूप से भी धीरे धीरे खोखली होती जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि हमारे देश में अन्याय काफ़ी बढ़ रहा है और अन्याय की सज़ा देने वालों की संख्या घट रही है। मैं न्यूज़ चैनल वालों से गुहार करती हूँ कि इन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करवाएं। धन्यवाद। आरोप लगाया था कि उसके बड़े पिताजी जो है उसके साथ दुष्कर्म किया गया, क्या कुछ बारे में जानकारी? मुंडेरवा थाना क्षेत्र में माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में एक FIR दर्ज हुई है, जिसमें पीड़िता ने अपने परिजनों पर ही दुराचार के आरोप लगाए हैं और इस संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है और इंस्पेक्टर मुंडेरवा द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है। जिस प्रकार के साक्ष्य विवेचना में आएंगे उसी के अनुरूप इसमें कार्रवाई की जाएगी। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां केंद्रीय मंत्री से बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर देश में घुसपैठ के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि आज भारत की आबादी इतनी अधिक हो गई है कि अब देश घुसपैठ को झेलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अनाधिकृत रूप से जो भी विदेशी नागरिक यहां घुसपैठ कर रहे हैं
उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि यूपी में विभिन्न जगहों का नाम बदलने को लेकर किए गए सवाल पर गिरिराज सिंह बचते नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि क्या यूपी की तर्ज पर बिहार में भी चिन्हित जगह का नया नामकरण किया जाएगा, तो इस पर इन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि जब बिहार में सरकार बनेगी तब इस मुद्दे को देखा जाएगा। 9 मतदाता जो कल भारत को विश्व गुरु बनाने में 2047 को जो पहली बार 2024 में वोट डालेंगे, ऐसे बच्चों से बातचीत करके ये लगा मेरे मन को विश्वास कि आने वाले दिन में भारत विश्व गुरु निश्चित होगा। अभी 9 मतदाता प्लीज 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 हम अच्छा बिल्कुल देखिए, स्वाभाविक है कि कोई भी विदेशी ताकत को जो 1971 से हम इस बात को कह रहे हैं कि उनको यहाँ वोट के नज़र से ना देखें, इनको देश में अपनी ही आबादी हमें अधिक बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में जो विदेशी हैं उनको चिन्हित करके नीतीश सरकार को हटाना चाहिए। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस काम में आगे बढ़ेंगे। सर, आप हिंदुत्व को क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं? हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी बाबा रुको बेटा, हम हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं देते। मैं बता रहा हूँ, मैं सर्वधर्म समभाव को मानते और हम सनातन धर्म के बगैर भारत की पहचान नहीं है। इसीलिए सर, यूपी में जो है सर, हर जिले का नाम हिंदुत्व पर रखा जा रहा है, फिर हर एक साधु जो है हिंदुत्व, बिहार में भी आएंगे तब बताएंगे आप। बेगूसराय से सीनू संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगला विनायक गांव मक्का में अजयपाल यादव के खेत से बरामद हुआ लड़की का शव। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचकर गांव में पूछताछ की तो अंजना ने बताया कि हमारी छोटी बहन वंदना, जो सुरेंद्र पुत्री से पहचान हुई, घर के परिजनों ने बताया कि सुबह 10 बजे दवाई लेने के लिए बताकर गई थी। शाम तक वापस ना लौटने पर घर वाले चिंतित थे। उन्हें लगा शाम तक वापस आ जाएगी, इसलिए पुलिस को सूचना नहीं दी। सुबह होते ही लड़की की लाश देखकर पूरा गांव आश्चर्य में पड़ गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर फर्रुखाबाद एसपी थाना अध्यक्ष पहुंचकर मामले को जांचकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दवाई लेने कब गई थी? कल गई थी। अच्छा, 10 बजे गई थी। अच्छा। और जाके ये लौटी नहीं घरे, फिर आई नहीं थी? हाँ, फिर आई ना संजा देखो, हमें देखो कौन आए, फोन लाओ लगा, मैं फोन ना उठा, फोन जेब में डरा हुई, फोन जेब। फिर पुलिस को सूचना दी थी आपने? अब भैया हमारे घर में जो लड़का है, जो बहरा है, जो मका मड़ुआ करते बने, खेती बाड़ी करते, जो घर में ही ना रात। तो पुलिस को सूचना नहीं दी आपने? कल पुलिस को सूचना दी थी आपने? कहा तो हमारे आदमी हमारे खटिया पे डरे हुए, घर में अच्छा। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो नगला दुनाया गांव है, उसके पास मक्की के खेत के किनारे, रोड के किनारे एक युवती का शव पड़ा हुआ था। तुरंत से मौके पर आकर जो सीन ऑफ क्राइम है उसको सिक्योर किया गया हमारी फील्ड यूनिट के द्वारा, और साथ ही साथ मेरे द्वारा और हमारा थाना पुलिस के द्वारा और फील्ड यूनिट के द्वारा। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आर्यन राजपूत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें दलपतपुर अलीगंज रोड पर 7 मई को कैंटर व मिनी लोडर की टक्कर में हुई सड़क दुर्घटना में मरे 12 व्यक्तियों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। इस पर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि दिनांक 7 मई को ग्राम कोरबाकू, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद में कोरबाकू से रामपुर के खेमपुर रसूलपुर को दलपतपुर अलीगंज रोड से होते हुए शादी का भात देने के लिए खैर खाता के सामने हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 10 लोगों सहित 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए थे। लेकिन समय बीत जाने के बाद भी ना तो मृतकों को कोई मुआवजा मिला और ना ही घायलों का कोई अनुदान राशि मिली है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रिहान है। आज ज्ञापन दिया, ये 7 मई 2023 को एक एक्सीडेंट हुआ था दलपतपुर और अलीगंज मार्ग पर, जिसपे एक ही परिवार के 10 लोगों समेत 12 लोगों की मौत हुई थी मौके पर ही।
सवा महीना बीत जाने के बाद भी आज तक कोई मुआवजे का ऐलान सरकार की तरफ से नहीं हुआ है और ना ही घायलों को 1 रुपये की मदद सरकार की तरफ से हुई है। हम जो है आज सरकार से मांग कर रहे हैं, डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि मृतकों को कम से कम 5-5 लाख रुपये मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाए और जो घायल हैं उन घायलों को अनुदान राशि के रूप में कम से कम 1 लाख रुपये दिए जाएँ। इस मांग को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया है। क्या मानते हैं ओवर रेटिंग आपने नारे लगाए, क्या है जो ओवर रेटिंग है, क्या है? ओवरलोडिंग ही सबसे बड़ी समस्या है। उस रोड पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ही ओवरलोडिंग है। जो नैनीताल हाईवे है अमूमन उससे ये खनन वाले वाहन आते थे, बड़े बड़े डंपर, लेकिन ये रोड बिल्कुल जर्जर स्थिति में है और वो जो संपर्क मार्ग है, गाँव का मार्ग है, वो उससे होकर ये सारे ओवरलोडिंग के वाहन आते हैं। हज़ारों कुंटल उसमें कोरसेंट भर के लाते हैं और वो जो जहाँ रोड को बैठा देती है, पूरे रोड में उसने गड्ढे कर दिए हैं, जिससे कि रोड जंपिंग रोड हो गया है और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पिछले साल भर में कम से कम 100 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इससे प्रशासन कोई चेत नहीं रहा और ना वहाँ का भारी उन्होंने ट्रैफिक बंद किया। ओवरलोडिंग के डंपर 30-40 टायर के डंपर आपने देखे होंगे, वो भर के आते हैं जो हज़ारों कुंटल वजन लाते हैं। उन्होंने रोड को तहस नहस कर दिया, जिससे लेके दुर्घटनाएं हो रही हैं। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। विद्युत विभाग मुरादाबाद में श्रमिक प्रदाता कंपनी ग्लोबल बैंक के मैनेजर मनोज कुमार एवं सुपरवाइजर द्वारा नियुक्ति के नाम पर काफी लोगों से भारी रकम वसूलने के बाद ही नियुक्ति न देने का कार्य का कर्मचारियों को वेतन न देने, सेवा देने से अब तक पीएफ जमा करने, रात्रि के समय शराब पीकर बिजली घरों की चेकिंग के नाम पर कर्मचारियों से अभद्रता करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। मुरादाबाद में ग्लोबल टैंक कंपनी को वित्त विभाग कुशल श्रमिक विभाग को देने का कार्य मिला हुआ है। उक्त कंपनी के मैनेजर मनोज कुमार एवं सुपरवाइजर द्वारा जिले के सैकड़ों लोगों ने विद्युत विभाग में भर्ती के नाम पर भारी रकम 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक वसूल कर भी ली और नियुक्ति न देकर बहुत घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। क्या प्रॉब्लम है बिजली को लेकर? आज बिजली को देख रहे हैं आप, एक संविदा कर्मचारियों को लेकर के बड़ा एक स्थिति गंभीर बनती चली जा रही है। संविदा कर्मचारियों के नाम पर ग्लोबल कंपनी जो आई है वो लगातार पैसे ले रही है, उसकी शिकायत लगातार हमारे यहाँ संविदा कर्मचारी सेना बनी हुई है, जिसके माध्यम से मीटिंगों में ये बात स्पष्ट होकर के उठाई जा रही है कि संविदा कर्मचारियों को बिना उसके हटाया जा रहा, उनको प्रमोशन के नाम पर, उनको नौकरी देने के नाम पर, उनको उनके अंदर भ्रष्टाचार के नाम पर उन्हें हटा करके उनके बदले में पैसे लेकर के इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा। तो हमारे यहाँ प्रदेश उपप्रमुख माननीय विपिन भटनागर जी के पास और मुदित उपाध्याय जी के पास, इन सब के पास जो शिकायतें पहुँची उन विषयों को लेकर के आज हम महोदय के पास जब आए तो उन्होंने इसको विषय को गंभीरता से न लेते हुए बल्कि एक तरह से ऐसी वार्ता में ऐसे लगा जैसे कि वो संविदा कर्मचारियों के लिए नहीं, वो उस ग्लोबल कंपनी के लिए वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने संविदा कर्मचारियों का पक्ष की जगह जबकि एफिडेविट प्रस्तुत करे, जिन लोगों की शिकायत थी उन्होंने विद एफिडेविट शिवसेना के पदाधिकारियों ने दिए। उसके उपरांत भी उन्होंने उस विषय को गंभीरता से न लेते हुए ग्लोबल कंपनी के पक्ष को रखा। इस विषय को लेकर के अगर इन्होंने हमने 1 सप्ताह के अंदर उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो शिवसेना इसमें गंभीरता के साथ सभी लोगों के साथ मिलकर के इस विषय को डीएम महोदय को और उच्च अधिकारियों तक लेकर के जाएगी और यहाँ पर जो है तालाबंदी भी करना पड़ेगी, करेगी। जय भवानी जय शिव। क्या मानते हैं, मतलब 25 आदमियों की लिस्ट 25 आदमियों की तो लिस्ट हमने एफिडेविट दी और उनके साथ ये तो आप मान लो कि जो आदमी गंभीरता, हम विपिन जी ने ये बात भी कही कि आप इस गंभीरता को देखो कि आपके यहाँ तो वो पैसे वाली गंभीरता तो ये है कि हटाया भी जा रहा है और संविदा कर्मचारियों के साथ पैसे लेकर के नौकरी पर लगाया जा रहा और उसके बावजूद भी जब इतना उत्पीड़न हुआ होगा, जो नौकरी को दांव पे लगा करके अगर एफिडेविट कोई दे रहा है तो आप समझ लो उत्पीड़न किस स्थिति में हो रहा होगा। पैसे 1 लाख 50 हज़ार रुपये की मांग करें और उसके साथ वो लगने के बाद 3 महीने के बाद उसे हटा करके उसकी जगह फिर दोबारा पैसे लेकर के दोबारा रखने की जो परिस्थिति बन रही है, ये कि उसके अंदर एक शिकायत निकाल दी, संविदा कर्मचारी यहाँ पर ये कर रहा था, उसे हटा दिया, फिर उसे दोबारा लेकर के दूसरी जगह लगा दिया, दूसरे को ऐसा कर दिया। ये सारी परिस्थितियाँ इस कंपनी से बनी हुई हैं और बिजली डिपार्टमेंट जो जिस विभाग के द्वारा कार्य वो हो रहा तो उसमें उच्च अधिकारियों के संज्ञान में विषय लाने पे अगर कोई कार्यवाही उच्च अधिकारी बिजली विभाग के नहीं कर रहे तो ये निश्चित रूप है कि संदिग्ध स्थिति है कि वो ग्लोबल कंपनियों के साथ हैं जबकि अपने कर्मचारियों के साथ न होकर के वो ग्लोबल कंपनी का साथ दे रहे हैं। तो इसके लिए शिवसेना स्पष्ट रूप से आपसे कह रही है कि हम इसके लिए यही नहीं, जितनी भी संविदा कर्मचारी पूरे मुरादाबाद में अलग अलग डिपार्टमेंट। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना मुबारकपुर रोडवेज चौराहे के पास लगी शंकर जी की मूर्ति बीती रात अराजक तत्वों ने तोड़ दी।
सुबह सूचना के बाद मौके पर थाना अध्यक्ष मुबारकपुर सीओ सदर पहुंचकर मूर्ति की मरम्मत कराई और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, जिसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने किया है। थाना मुबारकपुर अंतर्गत रोडवेज तिराहे के पास आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शंकर जी की मूर्ति जो वहाँ पर स्थापित है उसको क्षति पहुँचाई गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मुबारकपुर और सीओ सदर को मौके पर भेजा गया। लोकल स्थानीय लोगों की तहरीर पर एफआईआर नंबर 286/23 धारा 295 आईपीसी पंजीकृत अज्ञात लोगों के विरुद्ध किया गया है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के द्वारा खंगाला गया है। उसके आधार पर 4 लोगों से जो संदिग्ध व्यक्ति हैं जो रात के टाइम सीसीटीवी फुटेज में घूमते हुए दिखाई दिए हैं, उनको थाने पर ले जाकर पूछताछ की जा रही है। बहुत जल्दी घटना का अनावरण करते हुए जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी कोतवाली का आज एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपराध रजिस्टर और जरूरी अभिलेख चेक किए। साथ ही उन्होंने लंबित विवेचनाओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। तो वहीं अपराधियों की धरपकड़ तेज करने एवं महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने को कहा। इस दौरान एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने सीसीटीएनएस कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मियों से बात की और कोतवाली में लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए। इसके साथ ही कोतवाली परिसर में खड़े पुराने वाहनों को देखा और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीओ डॉक्टर तेजवीर सिंह, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह, एसएसआई चमनगिरी नगर चौकी प्रभारी संजीव कुमार सहित तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देवरिया जनपद को बड़ी सौगात दी है, जिससे देवरिया में बाईपास से लेकर बिहार को जोड़ने वाली परियोजनाएं शामिल रही। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को जो आपने ये बड़ी सौगात दी है, इससे खासकर देवरिया का काफी तेजी से विकास होगा। वहीं नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन रहा है। आज पूरे देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। आज प्रदेश में जो भयमुक्त वातावरण बना है वह सब योगी आदित्यनाथ की देन है। का एक नया मॉडल भी प्रस्तुत करने का प्रयास। याद करिए, पिछली बार मैंने देवरिया में आके नगर निकाय चुनाव के दौरान कहा था कि देवरिया में हम लोग बहुत जल्दी गौरी बाजार में जो चीनी मिल बंद हो गई थी, बेतालपुर में जो चीनी मिल बंद हो गई थी, हमने सुप्रीम कोर्ट में इसकी रिट दाखिल कर रखी है कि हमें परमिशन दिया जाए। हम एक शुगर कॉम्प्लेक्स वहां बनाना चाहते हैं और भाइयों बहनों, जैसे ही परमिशन मिलेगी हम लोग उस शुगर कॉम्प्लेक्स को, चीनी मिल, इथेनॉल प्लांट, डिस्टिलरी, सब एक साथ यहां पर स्थापित करके हजारों लोगों के रोजगार के साथ साथ यहाँ के अन्नदाता किसानों के भविष्य के प्रति चीनी मिल की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये कि ये जो नया मॉडल खुला हुआ है, याद करिए 2017 के पहले, 2014 के पहले तो चीनी मिलें बंद हो रही थी। ये देवरिया, कुशीनगर तो उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी का कटोरा कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली चीनी मिल आज से को माता मानी। और हमारा विचार यह है कि हम 2-4 रहे तेरा वैभव अमर रहे। हम देश के लिए काम करते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम करते हैं, लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, कानून व्यवस्था अच्छी हो इसके लिए काम करते हैं। योगी जी, मैं देश की जनता की ओर से आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने कानून और व्यवस्था में ऐसी कड़ाई अपनाई। मैंने एक बार आया था तो मैंने गीता का श्लोक उद्धृत किया था कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही बात याद आती है कि जब जब अत्याचार बढ़ता है, गरीबों पर अन्याय होता है, ईमानदार लोगों पर अन्याय अत्याचार होते हैं, और जब कोई ऐसे गुंडे लोफर उचक के समाज में अन्याय करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तब तब मैं अवतार लूंगा और इनको पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। आपने
उत्तर प्रदेश के गुंडे राज को जिस प्रकार से समाप्त किया, ये सज्जन शक्ति का दुर्जन शक्ति पर सज्जनता को बचाने के लिए किया हुआ एक प्रकार से एक आघात था। और इसलिए मैं चाहता हूं कि देश की जनता की ओर से उत्तर प्रदेश की गरीब जनता दलित पीड़ित रहेगी तो ये सपना पूरा होगा, यही विश्वास आपको देता हूं। फिर से एक बार देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। खबर कुशीनगर जिले से है, जहां तहसील क्षेत्र हाटा के सुकरौली विकासखंड के पिपरा ग्राम सभा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम सभा के लोगों को सरकार द्वारा जारी निःशुल्क योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि निःशुल्क योजनाओं में पशुधन विकास योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना, सेक्स सॉर्टेड सीमेन योजना के साथ साथ पीएम योजना के तहत पशुपालन पर मिलने वाले ऋण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं मेले में मुख्य अतिथि रहे विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने फीता काटकर मेले की शुरुआत की। पशुधन मेले में 150 किसानों द्वारा 650 पशुओं का रजिस्ट्रेशन कराया गया, जिसके लिए इलाज तथा दवा का फ्री वितरण किया गया। साथ ही गाय भैंस मुर्गी पालन के लिए पशुओं को मिलने वाले लोन के बारे में विस्तृत जानकारी मेले में दी गई। वहीं मेले में पहुंचे ग्राम प्रधान अरविंद यादव ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। सर, ग्राम पिपरा, पोस्ट मोदरा, जिला कुशीनगर। आपकी ग्राम सभा में क्या पशु चिकित्सा सेवा आयोग मेला लगा है? जी सर। क्या वितरण हुआ? उसमें जो है कि हमको दवा मिला है पशुओं के लिए, मिनरल मिक्सचर, कीड़ी का दवा मिला है, यही सब मिला है सर। पशुओं से संबंधित सारी दवाइयाँ मिली हैं। तो क्या जो दवा दिया गया डॉक्टर साहब के द्वारा, क्या उसमें पैसा भी लिया गया था? नहीं सर, पैसा नहीं लिया, निःशुल्क मिला है सर। हमारे ग्राम सभा में सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर मेला लगाया गया है। और इसमें क्या कुछ दवाई वितरण हो रही है? और इसमें पशुओं के लिए दवा, टॉनिक, बकरी के लिए भी, गाय के लिए, भैंस के लिए किया यानी जो निःशुल्क है। ये दवा जो वितरण हो रहा है जी, इसमें क्या पैसे भी लिए जा रहे हैं? नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं लगा, निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। जी, ये पशु आरोग्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कैंप लगा है, सभी गांवों में लगना है, क्योंकि ये शासन की मंशा के अनुरूप ये कैंप सारे गांवों में लगता है। सभी पशुपालक भाइयों को इसका लाभ मिलना चाहिए। निःशुल्क दवा का वितरण हम लोग करते हैं और सरकार की जो भी मौजूदा योजनाएं चल रही हैं पशुपालक भाइयों को उसका अवगत कराया जाता है, ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और कुछ दवा भी वितरण किया जा रहा है? इनको दवाई सारी जो जिन पशुओं की जो समस्या है उससे संबंधित हम लोग दवा निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि नकली गांधी के समर्थन के लिए इस तरह से देश के झंडे का अपमान हो रहा है। प्रियंका वाड्रा द्वारा मध्य प्रदेश दौरे पर जबलपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पहुंची थी प्रियंका गांधी, जिसके बाद जो हुआ उसके बाद भाजपा द्वारा कई आरोप लगाए गए। टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है, ये हर देशभक्त राष्ट्रभक्त के मन को विचलित कर रहा है। इस देश के लिए महात्मा गांधी के साथ कई देशभक्तों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। आज उसी तिरंगे का अपमान नकली गांधी के समर्थन में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के समायोजन में हो रहा है। सत्ता की भूख मिटाने की कांग्रेस की नाकाम कोशिश है। जबलपुर संस्कार धानी कहा जाता है, लेकिन संस्कार की उम्मीद कांग्रेस से नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि उनके द्वारा चुनावी हिंदू से भी संबोधित किया गया। कहा गया कि चुनाव आते ही हिंदू और मंदिर दिखाई देते हैं और उसके पहले कुछ नजर नहीं आता। तमाम आरोप लगाए गए। वार्ता की विधायक जी किस मामले को लेकर की गई है? आज जो प्रियंका गांधी जी हमारे मध्य प्रदेश के दौरे पर आई, उनके दौरे के दौरान उनके कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। जगह जगह कचड़े के ढेर पर राष्ट्रीय ध्वज पड़ा मिला। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस हमेशा अपने आप को और गांधी परिवार अपने आप को देश से ऊपर मानता है, लेकिन देश देश होता है और देश का जो झंडा है वो अपनी जगह इसका स्थान होता है। लेकिन उनके इस कार्यक्रम में तिरंगे का अपमान, ध्वज का अपमान, इस देश का अपमान है। और जब जब चुनाव पास आते हैं तब तब कांग्रेस को मंदिर और हिंदू नजर आते हैं। आज नर्मदा की उनके द्वारा जो आरती की गई है
उस आरती में भी देखने को मिला है कि आरती भी ठीक ढंग से नहीं कर पाई। भगवान को आरती देने के पहले स्वयं उन्होंने आरती ली है। तो इससे ये पता चलता है कि यह सब चुनावी स्टंट है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह हिंदू नहीं, चुनावी हिंदू है। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस केवल जनता को गुमराह करने का काम करती है। 15 महीने में जब कांग्रेस की सरकार रही है, इस प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार आई थी वो भी छलावे की सरकार आई थी। किसानों को छलने का काम किया, बेरोजगारों को छलने का काम किया, युवाओं को छलने का काम किया। कांग्रेस ने वादा किया था कि हम 10 दिन के अंदर सरकार आते ही किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी, लेकिन आज 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, किसी किसान का कर्जा माफ नहीं कर पाई। और भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलती थीं उनको बंद करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। किसी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, किसी किसान को किसान सम्मान निधि नहीं दी, और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी शासन की योजनाएं थी उनको पूर्ण बंद करने का काम 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने किया है। किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, और निकाय विवाह योजना के लिए उन्होंने कहा था कि हम 51,000 रुपये देंगे। खूब शादियाँ कराई, लेकिन किसी को आज तक एक पैसा नहीं मिला। किसी युवा को नौकरी नहीं मिली। बोले हम वृद्धों की पेंशन बढ़ाकर 1,000 करेंगे, लेकिन किसी वृद्ध, विधवा, किसी भी दिव्यांग की पेंशन 1,000 नहीं हुई। अब लाडली बहन आई तो बोले हम 1,500 देंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने तय किया कि चरणबद्ध तरीके से हम लाडली बहनों को 3,000 रुपया महीना देने का काम करेंगे। तो आज कांग्रेस के द्वारा जो तिरंगे का अपमान किया गया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।